एपिसोड 2 के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि अर्थ और गस छुपते छुपाते अपनी जान बचाते हुए इधर से उधर भाग रहे थे। दोनों का सिर्फ एक ही गोल था कि किसी तरह से यहाँ से एस्केप कर लें। वो डेस्परेटली कोई ऐसी व्हीकल ढूंढ रहे थे जो अभी यूजेबल हो ताकि ज़ॉम्बीज से दूर जा सकें। तभी उनकी नजर एक ट्रक पर पड़ जाती है। बिना वक्त जाया किए दोनों फौरन से उस ट्रक के अंदर चढ़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो चेक करते हैं उन्हें रियलाइज होता है कि ट्रक का फ्यूल तो बहुत कम है। इसलिए अब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि इंजन को बंद कर देंगे ताकि फ्यूल वेस्ट ना हो, थोड़ी देर और सरवाइव किया जा सके। उसी वक्त अचानक से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आ गया हो, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हेलीकॉप्टर की आवाज की वजह से सारे ज़ॉम्बीज उसी डायरेक्शन में भागने लग जाते हैं और बदकिस्मती से उनकी डायरेक्शन में वो ट्रक बीच में खड़ा था। अर्थ और गस बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो इंजन भी स्टार्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि अगर इंजन की आवाज आई तो ज़ॉम्बी उनको देख लेंगे। इसीलिए दोनों बिल्कुल चुपचाप होकर नीचे झुक जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब लगता है कि ज़ॉम्बीज वहां से गुजर चुके हैं, तभी अचानक से ज़ॉम्बी भागता हुआ आता है और सीधा ट्रक के गेट से टकराकर नीचे गिर जाता है और गिरते हुए वो अर्थ और गस को देख लेता है। अब सिचुएशन और भी खतरनाक हो जाती है। ज़ॉम्बी उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगता है और वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए ट्रक से नीचे उतरकर यहाँ से वहाँ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी तो बिल्कुल पागलों की तरह उनके पीछे पड़ गया था। वो उन्हें पकड़ने ही वाला था। तभी अचानक से हेलीकॉप्टर फायरिंग स्टार्ट कर देता है। फायरिंग की आवाज सुनकर वो ज़ॉम्बी फौरन उसी डायरेक्शन में भाग जाता है। अर्थ और गस कुछ सेकंड के लिए रिलीफ फील करते हैं क्योंकि उनकी जान बच जाती है। इसी पॉइंट पर सीन कट हो जाता है। फिर हमें पूरे 1 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि नॉन और निंग की मॉम, जो अभी बिल्कुल ठीक ही है, कोमा में नहीं है, वो अपना काम कर रही थी। घर के अंदर नॉन और निंग किसी गेम की वजह से आपस में बहस कर रहे थे। बहस धीरे धीरे लड़ाई में बदलने लगी तो दोनों का शोर सुनकर उनकी मॉम वहाँ पर एंटर होती हैं और उन्हें डांट कर लड़ाई रुकवा लेती हैं। थोड़ी देर उन्हें समझाने के बाद उनकी मॉम कंचना अपने काम के लिए घर से निकल जाती हैं। वैसे तो हमें दिखाया जाता है कि कंचना अपनी मोटरसाइकिल पर निकली है और ऐसा लगता है कि वो कोई डिलीवरी राइडर का काम करती है, लेकिन ये सिर्फ एक डिस्गाइज होता है। असल में तो कंचना एक साइंटिस्ट और प्रोफेसर है जो किसी सीक्रेट एजेंसी के लिए काम कर रही है। अब उन्हें एक वैन में बिठाकर किसी और जगह पर ले जाया जाता है। नेक्स्ट सीन सीधा एक लेबोरेटरी का होता है। कंचना लेबोरेटरी के अंदर होती है। वो अपने लॉकर में कुछ सामान रख रही थी। लेबोरेटरी का माहौल ज्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग था। तभी दूर से जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगती हैं। ये आवाजें सुनकर कंचना कंफ्यूज और डर जाती है। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आता कि असल में यहाँ चल क्या रहा है। जब वो आगे जाकर देखती है तो उन्हें पता चलता है कि कुछ लड़कों ने एक साइंटिस्ट को मर्डर कर दिया है। वो देखकर पैनिक हो जाती है। ऐसा लगता है कि वो उनमें से कुछ लड़कों को जानती है। वहाँ पर सान भी था और ये वही इंसिडेंट होता है जिसके सान को बार बार फ्लैशबैक्स आ रहे थे। अब एक सब्जेक्ट जो उनकी तरफ आने लगता है लेकिन बीच में ही गिर जाता है। इस सिचुएशन को देखकर कंचना फौरन से अलार्म बजा देती है। फिर हमें एक मीटिंग रूम दिखाई जाती है। ये मीटिंग असल में जो की हेल्थ के लिए थी। ऐसा लगता है कि साइंटिस्ट जो कि अननोन डिजीज के लिए क्योर और एंटीडोट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी डिटेल कंचना और एक साइंटिस्ट स्क्रीन के थ्रू जो के फादर को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। बाद में रिवील होता है कि कंचना एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसका नाम है एनी सॉन्ग। जो कुछ लेबोरेटरी में उसने देखा उसके बाद कंचना चाहती थी कि उन्हें इस प्रोजेक्ट से हटा दिया जाए, लेकिन वो ये भी जानती थी कि वो आसानी से यहाँ से निकल नहीं सकती। इसलिए वो खुद एक बहुत रिस्की डिसीजन ले लेती है। वो प्रपोज करती है कि जो की तरह का वैक्सीन वो खुद अपने अंदर इंजेक्ट कर लेगी। इसका मतलब ये था कि जो को जो भी सिम्टम्स महसूस हो रहे थे वो सब अब कंचना को भी महसूस होंगे। इस डिसीजन से जो के फादर को थोड़ा सा सुकून मिल जाता है। उन्हें यकीन हो जाता है कि कंचना क्योर पर काम जारी रखेगी और अगर वो इस प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल हो जाती है तो उसे अपनी फैमिली के साथ यहाँ से जाने की परमिशन मिल जाएगी। आखिरकार कंचना वो वैक्सीन अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है और फिर घर वापस आ जाती है। घर आकर जब वो अपने दोनों बच्चों को देखती है और उन्हें देखने के बाद वो अपने स्टडी टेबल पर आकर बहुत बुरी तरह रोने लगती है। प्रेजेंट टाइम में सीन शिफ्ट होता है। वहाँ पर एक लड़का बैठा था। वो अपनी डायरी में ज़ॉम्बीज की ड्राइंग बना रहा था। जब नॉन उसके पास आता है तो वो उसे अपनी डायरी का बनाया हुआ स्केच दिखाता है कि ज़ॉम्बीज के बैक पर कुछ पार्ट ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि उनके अंदर कोई चीज डेवलप हो रही है। इधर अपने फादर के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी।
वो बार बार उन्हें कॉल कर रही थी और सबको चीख चीख कर ये कह रही थी कि क्या तुम लोगों को अपनी फैमिली की कोई टेंशन नहीं है। उसे तो बस ये जानना था कि उसके फादर सेफ है या नहीं, लेकिन नेटवर्क का कोई सिग्नल ही नहीं होता। हर फेल कॉल के साथ उसका पैनिक बढ़ता जाता है। लिली उसे काम कराने की कोशिश करती है और कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फा इमोशनली ब्रेक हो जाती है। वो लिली से कह देती है कि शायद लिली के फादर सेफ हो क्योंकि वो तो एक मिलिट्री ऑफिसर है, जबकि फा कहती है कि उसके फादर एक वेंडर है और सही से चल नहीं सकते, इसलिए उसका डर और ज्यादा रियल और पेनफुल हो जाता है। इस पूरी टेंशन के बीच प्राओ फा के इस तरह रोने धोने से और कंप्लेन करने से बहुत ज्यादा इरिटेट हो रही थी। गुस्से में वो फा का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालने लगती है और कहती है कि जाओ अपने फादर के पास, बाहर चली जाओ। लिली बीच में आकर इंटरफेयर करने की कोशिश करती है, लेकिन प्राओ कह देती है कि वो फा को उसके फादर तक ले जाएगी ताकि वो अपने टेंट्रम्स थ्रो करना बंद करे। ये सुनकर लिली का गुस्सा बढ़ जाता है और वो प्राओ को गाली देने लगती है। इसी बात पर दोनों के दरमियान एक प्रॉपर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाती है और दोनों हाथापाई करने लगते हैं। बाकी सब लोग बीच में आकर उन दोनों को रोकने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर बाद जब सभी लोग काम हो जाते हैं, फा अकेली बैठी होती है, तभी वहाँ पर जीन आता है और उसके पास बैठ जाता है। जीन फा को पाओ के पास के बारे में बताता है। वो कहता है कि पाओ ने अपने बचपन में अपनी पूरी फैमिली को एक सुनामी में खो दिया था, तभी से वो जीन के साथ रह रहा है और वो दोनों एक पैटर्न फाउंडेशन में रहते हैं, यानी कि एक ऑर्फनेज। मैं उसे अपना भाई मानता हूँ। मुझे लगता है कि इस वक्त हम सिर्फ वेट ही कर सकते हैं। दूसरी तरफ लिली बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रही होती है, लेकिन अंदर से वो अपने डैड के लिए बहुत परेशान थी। विन उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है और क्या वो अपनी प्रॉब्लम्स विन को शेयर करना चाहेगी, लेकिन लिली सिर्फ इतना कहती है कि अपना हाथ दो और विन का हाथ पकड़कर रोने लगती है। उसी वक्त एक लड़का सबके पास आता है और वो सबको नॉन के पास ले जाता है। नॉन ज़ॉम्बीज़ को अपने कैमरा में शूट कर रहा था। वो कहता है गाइस देखो ना, मुझे तुम सबको एक बात बतानी है। तभी दिखाया जाता है कि सारे ज़ॉम्बीज़ एक ही डायरेक्शन में जा रहे हों, जैसे कि उनके पास कोई पर्पस है। ये देखकर सब लोग परेशान हो जाते हैं। ज़ॉम्बी बिल्कुल इंसानों की तरह क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो अपनी इंसानी फीलिंग्स पूरी तरह भूले नहीं है और वो अपना पुराना शेड्यूल फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। और तभी एक लड़का कहता है कि मुझे लगता है कि इन सब का कनेक्शन टेम्परेचर से है। अब सभी लोग कैंपस में आकर डिस्कस कर रहे थे। कोई कहता है कि ज़ॉम्बीज़ अपने इमोशंस शेयर कर रहे हैं। थॉर्न मिक और जेन के एग्जाम्पल देने लगता है। ऐसा लग रहा है जैसे वो ज़ॉम्बीज़ एक दूसरे को पहले से जानते हों और हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट इसे सिर्फ गलत अंदाजा समझते हैं और एक दूसरे को रेस्ट करने के लिए सजेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी यूनिवर्सिटी ग्राउंड जीरो है और कल हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए आने वाला है। सुबह होते ही ग्रुप डिसाइड कर लेता है कि यहाँ से निकलना चाहिए। काफी देर से कोई भी सर्वाइवर वहाँ पर नहीं आया है। ये डिसीजन सिर्फ इस वजह से नहीं होता, बल्कि इसलिए भी कि रात को उन्होंने देखा होता है कि ज़ॉम्बी इकट्ठे चल रहे थे जैसे वो कहीं जा रहे हों। ये बात सभी को अनईजी कर देती है। तब सान कहता है कि मुझे लगता है हमें 7 बजे से पहले गैरेज पहुंच जाना चाहिए, यही सबके लिए बेहतर डिसीजन होगा। इसके बाद सान सबको ये भी इंस्ट्रक्ट करता है कि इधर उधर देखो, कोई चीज ढूंढो जो फाइटिंग के काम आ सके, वीपन्स या कोई भी यूजफुल चीज। अब सान खास तौर पर जीन को कहता है कि मेरे साथ चलो। जब दोनों अकेले होते हैं तो सान जीन से पूछने लगता है कि क्या उसे रिसर्च के बारे में कुछ पता है जो निंग प्रोफेसर विरोज के साथ कर रही है। जीन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और पूछ लेता है कि कौन सी रिसर्च और कौन से प्रोफेसर। जब सान ये बताने की कोशिश करता है कि वो रिसर्च निंग की मॉम के क्योर के रिलेटेड है, इस पूरे सीन में सान का बिहेवियर काफी सस्पिशियस लगता है। सवाल ये उठता है कि अगर निन उसकी गर्लफ्रेंड है तो सान ने सीधा निंग से क्यों नहीं पूछा। जीन से पूछना थोड़ा अजीब सा लग रहा था। इससे ये फील होता है कि शायद सान को कंचना की इलनेस के बारे में पहले से ही कुछ पता है, क्योंकि वो भी उसी वक्त वहाँ लैब में था जब जो कोलैप्स हुआ था। ये सीन ऑडियंस के दिमाग में थोड़ा सा डाउट और मिस्ट्री क्रिएट करता है। सीन शिफ्ट हो जाता है मूक पर, जो कि पाओ से बात करने की कोशिश कर रही थी। पाओ अभी तक नान की डेथ की वजह से कम्प्लीटली डाउन था और खुद को ही ब्लेम किया जा रहा था। मूक उसे समझाती है कि अब उसे खुद को संभालना होगा, क्योंकि अगर वो ऐसे ही टूट कर बैठा रहा तो वो किसी को भी नहीं बचा पाएगा, इंक्लूडिंग हर एंड ही हिमसेल्फ। वो अपने आप की एग्जाम्पल देती है तो पाओ में थोड़ी सी मोटिवेशन आती है कि उसके पास एक पर्पस है। ये बात पाओ को थोड़ी होश में ले आती है और फिर वो भी बाकी लोगों की तरह वीपन्स ढूंढने लग जाता है। इसी दौरान पाओ को एक टूल बॉक्स मिल जाता है जिसमें काफी सारे टूल्स है। वो सब टूल बॉक्स उठाकर विन को दिखाती है। विन उसे देखकर कहता है कि ये तो बिल्कुल बेकार लग रहा है, हम इससे क्या ही कर सकते हैं। अभी वो बात कर ही रहे थे कि अचानक नाइट वहाँ आ जाता है और घबराहट में कहता है, गाइस देखो, मुझे लगता है कि ज़ॉम्बीज़ कैंपस के अंदर आना शुरू हो चुके हैं। ये सुनकर सब पैनिक हो रहे थे, क्योंकि वो अपनी आंखों से देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ कैंपस का गेट
खुद खोल रहे हैं और अंदर आ रहे हैं। ये सीन काफी कंफ्यूजिंग था क्योंकि ज़ॉम्बीज खुद सोच समझकर मूव करते हुए अपने अपने काम करते हुए लग रहे थे। दूसरी तरफ लिली और बाकी ग्रुप को दिखाया जाता है। सिचुएशन को देखते हुए वो डिसाइड करते हैं कि अलग अलग ग्रुप्स में बढ़ जाना चाहिए ताकि ज़ॉम्बीज से बचना थोड़ा आसान हो जाए। एक तरफ फा और लिली जाते हैं। फिर दिखाया जाता है नॉन और निंग को। वो दोनों लाइब्रेरी में साथ बैठे हैं। निंग अपने भाई को तसल्ली देती है कि उसकी मॉम को कुछ नहीं, क्योंकि उनका घर इस यूनिवर्सिटी से दूर है तो उसकी मॉम सेफ है। तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी दिखता है, क्वाइटली अपना काम कर रहा था। ये देखकर नोंग बहुत डर जाता है। फू वहाँ पर आता है और इशारा करता है कि बिल्कुल चुप रहो। इधर सान को अभी तक नहीं पता होता कि ज़ॉम्बीज कैंपस के अंदर आ गए हैं, लेकिन अचानक थी भागता हुआ आता है और उसे बताता है कि ज़ॉम्बीज तो कैंपस के अंदर आ गए हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद पूरा केओस स्टार्ट होने लगता है। सब इधर से उधर भागने लगते हैं और ग्रुप मिक्स हो जाते हैं। सब लोग कम्प्लीटली कंफ्यूज होते हैं कि अब क्या करना है। दूसरी तरफ लिली और फा छुपते छुपाते एक बैल्कनी की तरफ आ जाते हैं। फा बैल्कनी से जंप करने का आइडिया देती है, लेकिन होता उल्टा है। लिली जंप कर जाती है और फा वहीं पर रुक जाती है क्योंकि फा ने नीचे ज़ॉम्बीज को देख लिया था गार्डन के आसपास घूमते हुए। और उसी वक्त लिली का फोन बजने लगता है। फोन की आवाज सुनते ही सारे ज़ॉम्बीज उनकी डायरेक्शन में आने लगते हैं। फा अपना मुंह तो बंद रखती है लेकिन अपने फोन को नहीं बंद कर पाती और लिली को अकेला छोड़कर अंदर की तरफ छुप जाती है। लेकिन उसी वक्त बेचारी लिली पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। लिली पूरी कोशिश करती है भागने की, लेकिन ज़ॉम्बी उसे बुरी तरह काट लेता है। इधर इस डम लड़की फा का फोन अभी भी बजता रहता है और ज़ॉम्बी उसका पीछा करते रहते हैं। ब्रो ऑनेस्टली आई हेट हाउ डम शी इज। तुम्हारी वजह से लिली को अपनी जान देनी पड़ी और फिर भी ये डम लड़की अपना फोन साइलेंट करती ही नहीं है, बल्कि एक्टिव टोन के साथ भागती रहती है लाइक सीरियसली इरिटेशनली डम। जब लिली देखती है कि ज़ॉम्बीज फा की तरफ आ रहे हैं तो वो उसे बचाने के लिए सामने आ जाती है और चीख कर कहती है कि तुम भाग जाओ यहाँ से। लेकिन जैसे ही वो ज़ॉम्बीज के सामने आती है, ज़ॉम्बी लिली को खाना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ बाकी लोग रूफ पर जाने की कोशिश कर रहे थे। अब नाइट और विन वहाँ पहुँचते हैं। वो देखते हैं कि ज़ॉम्बी लिली को खा रहे हैं। लिली को ऐसी हालत में देखकर वो बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। नाइट और विन वहीं रुककर लिली की हेल्प करने के लिए डिसाइड करते हैं। इन प्राव को ये सही नहीं लगता और वो वहाँ से भाग जाती है। अब नाइट को भी लगने लगा था कि ये डिसीजन गलत है, इसलिए नाइट कहता है कि वो ज़ॉम्बी बन जाएगी, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। दूसरी तरफ प्राव किसी तरह भागकर बचकर निकल गई थी क्योंकि हर तरफ ज़ॉम्बी थे और फोन की आवाजों की वजह से अलर्ट हो रहे थे। नोंग और निंग भी भागते रहते हैं। स्टेयर्स पर ज़ॉम्बी से फाइट करते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं। आखिरकार सब लोग एक ही डिसीजन पर आते हैं कि सबको साथ छत पर जाना चाहिए। सब मिलकर ज़ॉम्बीज को रोकने की कोशिश कर रहे थे। पाओ, सान, थॉर्न पूरी ताकत लगाकर गेट बंद करते हैं। अभी तक एक ग्रुप पीछे रह गया था। सब पाओ को बुलाते हैं, लेकिन पाओ तो फा का इंतजार कर रहा था। तभी निंग अपने भाई नोंग को ऊपर भेज देती है। इधर फा देखती है कि ज़ॉम्बी हर तरफ से उसी की तरफ आ रहे हैं, जिन्हें देखकर वो डरने लगती है और चीखने लगती है। इसी बीच ज़ॉम्बी की अटेंशन फा के बजते हुए फोन पर जाती है और इसी लापरवाही और बेवकूफी की वजह से फा अपनी जान खो देती है। एपिसोड के एंड से पहले दिखाया जाता है कि पाओ जीन पर गुस्सा हो गया है और पूछता है कि तुमने फा को बचाया क्यों नहीं, उसे अकेला क्यों छोड़ दिया। थॉर्न बीच में आता है और कहता है कि अगर जीन उस वक्त उसकी मदद नहीं करता तो शायद वह जिंदा ना होता। जब वो सब ऊपर जाने वाले होते हैं तभी पू नोटिस करता है कि पाओ के हाथ पर तो एक इंजरी है। सब लोग समझते हैं कि वो ज़ॉम्बी का बाइट है, इसीलिए वो उसे वहीं छोड़कर जाने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ विन और नाइट लिली से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं और यहीं पर जाकर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।